19 सितंबर 2026 से मेरा ज्योतिष का एक कोर्स ज्योतिष अलंकार बाय आचार्य निखिल दत्याल स्टार्ट हो रहा है। जो लोग ज्योतिष को बृहद तरीके से जानना चाहते हैं, बेसिक तरीके से जानना चाहते हैं और ज्योतिष में अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि बिना बेसिक्स के ज्योतिष नहीं की जा सकती, उनके लिए कोर्स बहुत अनिवार्य है। बहुत विस्तृत कोर्स मैंने बनाया है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज्योतिष सीखने में ऑनलाइन मेरे द्वारा, वो इस नंबर 9211790270 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। आपको डिटेल भेज दी जाएगी पीडीएफ के द्वारा। तो जो लोग उस डिटेल में दी गई जो भी जानकारी है उसमें इंटरेस्टेड होंगे, वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अगस्त 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अगस्त का महीना तुला के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, लिब्रा है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है यदि आप अपने लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का तुला के लिए सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। इस महीने के गोचर की बात कर लेते हैं। शुक्र कन्या में, यानी कि आपके 12वें घर में 1 अगस्त को। 2 अगस्त को मंगल आ जाएंगे मिथुन में। बुध कर्क में आ जाएंगे, यानी कि 10वें घर में। ये होगा 5 अगस्त को। 12 अगस्त को यहीं पर सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य सिंह में चले जाएंगे 17 को। बुध 22 को आ जाएंगे आपके 11वें घर में 22 अगस्त को। और 28 अगस्त को पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगेगा आपके पंचम भाव में। शुरू करते हैं। लग्न पर किसी ग्रह का क्या प्रभाव है? बिल्कुल है, राहु महाराज का है और अभी करीबन 4 महीने और रहेगा। अगस्त की बात करें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के शुरू में गोचर कर रहे हैं। राहु इज अ प्लैनेट ऑफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। लेकिन जब राहु जा रहे हो, केतु जाते हुए अच्छे होते हैं, राहु जाते हुए कभी कभी कुछ कठिनाइयां दे देते हैं। तो इन राहु ने जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी थी, अब आप देखेंगे कुछ ऐसे डिसीजन जो आपने पिछले 1 साल में लिए हैं, जो आपने इम्पल्सिव होकर लिए हैं, जो आपने बिना सोचे समझे लिए हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में लिए हैं, अब थोड़े से वो डिसीजंस आपको भारी पड़ना शुरू हो जाएंगे। मैं वेल प्लान्ड एनालाइज्ड डिसीजंस की बात नहीं कर रहा, मैं उन डिसीजंस की बात कर रहा हूँ जो हम कभी कभी एकदम फ्लो में ले लेते हैं। तो वो डिसीजंस थोड़े से अभी भारी पड़ेंगे। राहु और केतु, ये जो बड़े ग्रह हैं ना, ये पहले ही अपनी भूमिका तय करना शुरू कर देते। तो राहु कहाँ पे आने वाले हैं? राहु चौथे घर में आने वाले हैं, उल्टे चलते हैं। अपनी फैमिली लाइफ को अभी से संभालना शुरू कर दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा आगे की नहीं कहना चाहता, लेकिन अगला एक ऐसा साल है जब चौथे घर में राहु होंगे और यहाँ पे शनि जून में आ जाएंगे, तो चौथा भाव बहुत प्रभावित होने वाले हैं। तो अगर अभी से दिख रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना, ये बड़े ग्रह पहले ही अपनी भूमिका तय करना शुरू कर देते हैं। ये अपनी एक जो आगमन है ना, उसके थोड़ा सा परिचय देना शुरू कर देते हैं। बड़े ग्रह जो है ना, राहु, केतु, बृहस्पति और शनि, ये जैसे होता है ना कि एक मूवी का के जो हीरोज होते हैं, मेन कैरेक्टर्स, उनके आने से पहले बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज होता है, थीम चेंज होती है, उस प्रकार से ये काम करते हैं। पहला गोचर शुक्र का होगा। विपरीत राज्यों को बनाते हुए 12वें घर में बैठेंगे। तो कोई विदेश के काम आपके अटक रहे थे, लिखा पढ़ी के लोन अटक रहा था, पैसा फंसा हुआ था, अच्छा टाइम है। लेकिन लग्नेश का 12वें घर में जाना और नीच का हो जाना, और छठे घर में बैठे एक ग्रह से दृष्ट होना जो खुद वक्री है, ये थोड़ा प्रॉब्लम दिखाता है हेल्थ के कंसर्न में। अनडायग्नोजेबल प्रॉब्लम, क्रॉनिक डिजीज और भयंकर
भयंकर फ्रस्ट्रेशन। नीच का लग्नेश 12वें घर में, छठे घर में, इतना फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति रहता है कि दूसरों को देखकर बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। मेरे पास एक अच्छा बंगला है वो ठीक है, लेकिन मेरे जानने वाले के पास मेरे बंगले से 2 गुना साइज का बंगला है, वहां से फ्रस्ट्रेशन आएगी। तो इस महीने जो आपके पास है उसको पर्याप्त माने। जहां आपकी भावना ये होगी ना कि उसके पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास उतना नहीं है, यकीन मानिए वहीं से आपका ये महीना खराब होना शुरू हो जाएगा। खर्चों पर नियंत्रण रखेगा, महीना बहुत खर्चीला है। मंगल का गोचर अगला होगा, नवम में आकर बैठ जाएंगे। धनेश है, सप्तमेश है, लेकिन प्रबल मारक हैं। पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, बॉसेस से मतभेद स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन एक केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ रहा है तो भाग्यवर्धक होगा और स्टेबिलिटी आएगी। अगला गोचर बुध का होगा और वो कर्क में आ जाएंगे। 10वें घर में 3 ग्रह, अच्छा है। बुध है यहाँ पर जो आपके 12वें घर के स्वामी हैं। सूर्य है यहाँ पर जो आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं। और बुध नवम से 12वें के 10वें से 12वें के स्वामी भी हैं। और गुरु है यहाँ पर जो 2 उपचय भावों के स्वामी हैं। कई अधूरे कार्य बनते हुए दिख रहे हैं, अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही है और अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा। लेकिन यहीं पर ग्रहण भी लग जाएगा, सूर्य ग्रहण। ये जो मैं ग्रहण दोष की बात नहीं कर रहा, मैं ये खगोलीय घटना की बात कर रहा हूँ। तो 12 अगस्त को ये ग्रहण लगेगा। बी वेरी केयरफुल, क्योंकि कुछ लोग आपके बढ़ते हुए तेज को संभाल नहीं पाएंगे या फिर कहिए उससे चिढ़ जाएंगे। अगर आपके साथ पिछले कुछ टाइम में कुछ अच्छा हो रहा है, ये वो टाइम है जब लोग आपके आगे बढ़ने से चिढ़ने के कारण आपके विरुद्ध कुछ करेंगे। और यहाँ पे पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही आपको बहुत केयरफुल रहना है। अगला गोचर सूर्य का होगा, वो सिंह में आकर बैठ जाएंगे। बहुत अच्छी अवस्था है, लेकिन सूर्य केतु के साथ है। जो लोग कोई सरकारी जॉब वगैरह का प्रयत्न करते हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन सूर्य केतु कभी कभी, और वो भी 11वें घर में, और केतु 11वें घर में अवरोधक बन जाते हैं। तो ये हो सकता है कि आपके कई कार्य बनना शुरू हो जाए, लेकिन उनका आउटकम में भी एकदम वैसा ना हो जैसा आपकी इच्छा है। तो ये सूर्य केतु का थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, नवम में मंगल है, कारक सूर्य केतु के साथ है। थोड़ा पिताजी से प्रॉब्लम या पिताजी के हेल्थ पर प्रभाव पड़ सकता है, उनसे संबंध भी खराब हो सकते हैं। बुद्ध भी यहीं पे आ जाएंगे, ये अच्छा है, बुद्ध आदित्य को बन गया आपका यहाँ पे, और बुद्ध भाग्येश है। तो ये जो सूर्य केतु का थोड़ा इम्पैक्ट नेगेटिव आ रहा था, थोड़ा सा बुद्ध उसको रेक्टिफाई करेंगे। अंततः पंचम में चंद्र ग्रहण लगेगा। जो मैंने शुरू में कहा था कि फ्रस्ट्रेशन, महीने का अंत भी फ्रस्ट्रेशन से ही स्टार्ट होगा। आई थिंक तुला वालों को मैं यही कहूँगा कि अपने फ्रस्ट्रेशन, कंपैरिजन, माइंडलेस थिंकिंग, इन पर अगर आपने थोड़ा नियंत्रण रख लिया ना अगस्त के महीने में, इतनी दिक्कत नहीं होगी। विशेष परीक्षण, जैसे मैंने कहा अभी, थोड़ी सैनिटी बनाकर रखिए। वल्नरेबल महीना है मेंटल लेवल पर, पुरानी चीज़ों को सोचकर परेशान होंगे। जैसे मैंने कहा उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, उसको चीज़, ये अगर व्यक्ति करता है वो कभी, और अधिकतम लोग ऐसा करते हैं, वो अपने पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है उससे प्रसन्न नहीं होंगे, जानने वाले के पास उससे बड़ी गाड़ी है उससे उनको दुख हो जाएगा। ऐसे तो आप देखिए कहीं ना कहीं पीछे पड़ेंगे। आप अपनी गली से निकल के देख लीजिए, आपको लगता होगा, आप इंडिया के किसी भी बड़ी सिटी में जाके देख लीजिए, आपको लगता होगा आप बहुत अमीर है, वहाँ पे आपसे कई अमीर मिल जाएंगे। तो वो तो कभी हो ही नहीं सकता, किसी ना किसी बस कुछ ना कुछ आपसे ज़्यादा होगा ही। तो इसलिए कहीं ना कहीं ज्योतिष सीखने का तात्पर्य भी यही होता है, या ज्योतिष को समझने का तात्पर्य होता है कि जो भाग्य में है कहीं ना कहीं मिलता है, तो उसको पर्याप्त माने, कर्म करते रहें। लेकिन भाग्य ने कहीं ना कहीं 60% आपके लिए निर्धारित किया हुआ है, बाकी उसको बढ़ाने के लिए अपने 40% कर्म करते रहें। लेकिन एक कंटेंटमेंट की भावना हमेशा होनी चाहिए। अकेलापन बहुत रहेगा इस महीने, थोड़ा अपनी हॉबीज पर ध्यान दीजिए। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये महीना उसके लिए अच्छा है। और कोई बड़ा है अगर आपके जीवन में, आप इतने लकी हैं कि आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जीवन का तजुर्बा है, तो उन लोगों से बात कीजिए। पहले तो जॉइंट फैमिलीज होती थी, दादा दादी होते थे घर में, लोग बच्चे उनसे बात करते थे, वो अपनी कहानियाँ सुनाते थे, अपने एक्सपीरियंसेस बताते थे।
आजकल तो वो चीज़ रह ही नहीं गई, बहुत कम जगह रह गई है। बहुत लकी लोग होते हैं जो उनके पास जॉइंट फैमिली आज के टाइम पे है। लेकिन अगर कुछ ऐसा जो भी है आपके जीवन में, अगर आपके माता पिता ही हैं, बड़े भाई बहन हैं, आपसे बड़े हैं अगर 5-6 साल, तो थोड़ा आपसे ज़्यादा तजुर्बा होगा। तो मेरे हिसाब से महीना ऐसा है जहाँ पे आपका आपके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिनके पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है जीवन का, उनके साथ बैठकर बात कीजिए। बहुत चीज़ें ना सॉल्व हो जाएंगी। कुछ चीज़ें इनसे बचना है, बहुत ज़्यादा करेज दिखाने की कोशिश मत करिएगा फालतू की। बोलना बोलने से पहले बहुत बार सोचिएगा। दोस्तों के साथ टाइम बिताइए। अगर आप लकी हैं कि आपके पास दोस्त हैं, ये मैं एक चीज़ कहता हूँ, कई लोग इसको समझते नहीं हैं क्योंकि शायद उनके पास मित्र होंगे। कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास मित्र नहीं हैं। आज की डेट में इवन जो यंगर जनरेशन है, दे आर स्ट्रगलिंग विद फ्रेंडशिप्स। रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है, दे आर स्ट्रगलिंग विद फ्रेंडशिप। हम तो चलो उस टाइम पे निकल गए, हमारे कॉलेज के मित्र आज भी हैं, इतने साल हो गए अभी उनसे बात करते हैं। लेकिन चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। तो अगर आप इतने लकी हैं, आपके मित्र हैं, मित्र होना अपने आप में एक पुण्य है। अगर आपके पास कोई ऐसा मित्र है, भले ही आप उससे 6 महीने बात ना करें, लेकिन 6 महीने के बाद अगर एक दिन आप बात करते हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भैया 6 महीने बात नहीं करी। वो मित्रता होती है। तो जैसा मैंने कहा ना, ये महीना ऐसा है जहाँ पे मे बी यू नीड टू टच योर इमोशनल साइड अ बिट, एंड यू नीड टू हील योर इमोशनल साइड अ बिट। और वो उसी तरह से हो सकती है अगर हम अपने मित्रों से या फिर कुछ ज्ञानी लोगों से, कुछ तजुर्बेकार लोगों से बातचीत करें। अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ पर काम करना होगा, वरना आगे चलकर दिक्कत आएगी। और बहुत एडवेंचरस मत रहिएगा, ज़्यादा रिस्क लेने का महीना है नहीं। करियर, वैसे 10वें घर में गुरु सूर्य, अच्छा योग है, प्रमोशन के चांसेस हैं इस महीने। ग्रहण भी लगेगा तो 12 तारीख से पहले ही अगर ये सब हो जाता है प्रमोशन की बात, तो अच्छा है। पहला गोचर शुक्र का होगा जो लग्नेश है, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन लग्नेश का 12वें घर में जाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्टकारी हर एरिया पे हो सकता है। करियर की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और इनकंसिस्टेंसी, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला गोचर मंगल का होगा, वो मिथुन में आकर बैठ जाएंगे, नवम भाव में। बॉसेस से प्रॉब्लम, जैसा मैंने कहा, थोड़ी सी रहेगी। यहाँ से मंगल तीसरे घर को भी देखेंगे तो कलीग से भी थोड़े मतभेद हो सकते हैं। बुध कर्क में आ जाएंगे आपके 5 अगस्त को। अच्छा है, जैसे मैंने सामान्य में भी कहा था कि बुध का 10वें घर में होना अच्छा होता है, सूर्य का 10वें घर में होना अच्छा होता है। अगर ट्रांसफर आदि की बात करना चाहते थे, क्योंकि बुध 10वें से 12वें और लग्न से 12वें के स्वामी हैं और लग्नेश 12वें घर में है, तो ट्रांसफर आदि के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं, उसके लिए अपनी बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। लेकिन जब अमावस्या पड़ेगा 10वें घर में तो थोड़ा क्रिटिकल है। अब देखिए, कुछ दशाएं अंतर दशाएं अगर आपकी खराब चल रही हैं, कुंडली बहुत पीड़ित है, कुंडली 10वां घर बहुत पीड़ित है, दशमें शनि बहुत पीड़ित है, तो ये क्रिटिकल टाइम हो जाता है। कुछ लोगों की सडन जॉब जा सकती है। ऑब्वियसली तुला वाले इतने लोग हैं, देखते होंगे, तो सबका तो नहीं जाएगी जॉब, लेकिन अगर खराब समय चल रहा है तो जा सकते हैं। मैंने कहा ना, मैंने जुलाई का राशिफल बनाया था, तिमासिक बनाया था, तो उसमें जुलाई थोड़ा क्रिटिकल दिख रहा था उस टाइम पे। अब कभी कभी होता है ना कि एक सत्य बोलना, ज्योतिष एज अ ज्योतिष कभी कभी मुश्किल होता है। ज्योतिष ज्योतिष के नाम पे यूट्यूब पे बहुत चैनल भरे पड़े हैं जो आपको केवल ख्वाब दिखाएंगे, लेकिन सत्य बोलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। लोगों को बहुत ऐसा लगा कि आप नेगेटिव बोल रहे हो। फिर इतनी कमेंट्स मैंने पढ़ी कि हाँ, मेरी 7 जुलाई को जॉब चली गई, मेरी इस दिन जॉब चली गई, यहाँ पे जॉब चली गई, क्योंकि वो अवस्था कुछ लोगों के लिए दिख रही थी। इसलिए जिन लोगों का कुंडली स्ट्रांग है उनको यहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ी अनिश्चितता रहेगी। लेकिन अगर कुंडली वीक है और कंपनी में बुरे हालात चल रहे हैं, आपको दिख रहा है कि ले ऑफ चल रहे हैं, देन यू हैव टू बी केयरफुल। अगर देखिए, ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया में जॉब मार्केट हिला हुआ है। हाँ, कई जगह पे प्रॉब्लम्स है, कई सेक्टर्स में प्रॉब्लम है और अगले 1 साल तक रहेगी, ऐसा तो नहीं, लेकिन हर ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर आपका ऑफिस ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं चल रही, फिर दिक्कत है। बट अगर देयर आर कॉन्टिन्यूस ले ऑफ्स, देन थोड़ा अटेंटिव रहेगा 12 तारीख के आसपास। सूर्य भी 11वें घर में चले जाएंगे। अगर प्रमोशन होती भी है 12 तारीख के बाद या 17 के बाद, तो डिजायरेबल नहीं होगी। 12 तारीख से पहले प्रमोशन अच्छी होगी, उसके बाद डिजायरेबल प्रमोशन के योग नहीं है। बुध भी सिंह में आ जाएंगे आपके 22 तारीख को, ये भी ठीक है, कोई बहुत बुरा नहीं है।
लेकिन अगेन चंद्र ग्रहण 10वें से अष्टम में लग रहा है, तो महीने का अंत भी थोड़ा सा क्रिटिकल है फॉर जॉब। जॉब लॉस के चांसेस 12 तारीख के आसपास और 28 तारीख के आसपास सबसे ज़्यादा बन रहे हैं। विशेष प्रोडिक्शन, ये महीना ऐसा है कि आपको अपने करियर के बारे में जो नॉलेज है मे बी एट थियोरटिकल लेवल वो बढ़ानी पड़ेगी। दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल नॉलेज की तुलना तो नहीं कर सकते, बट थ्योरेटिकल लेवल या जो बेसिक्स होते हैं उसकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए। जो लोग सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, आप कुछ भी पढ़ लीजिए अपनी बुक्स में, अब बाकी भी कुछ करते हैं, लेकिन जब आप धरातल पर उतरते हैं, जब आप ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड उतरते हैं, तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो कई ऐसे फील्ड्स हैं या सारी ही ऐसी फील्ड्स हैं। अब आप सर्जरी कर रहे हैं या सर्जरी पढ़ रहे हैं, तो आप कितनी भी बुक्स पढ़ लें, जब आप सर्जरी करने जाएंगे तब पता चलेगा कि वो चीज़ें कितनी मुश्किल होती हैं। जो सर्जन्स होते हैं, कितना उनके लिए टफ होता है चीज़ों को करना। तभी तो सर्जन्स इतने, अगर अच्छा कोई सर्जन है तो महीनों महीनों उनकी डेट्स नहीं मिलती। वॉट एवर दे वॉन्ट द प्राइस दे कैन कोट। पेशेंस रखिए, कम्युनिकेशन थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा इस महीने, गलतियां हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये महीना ऐसा है कि ना, जब परिस्थितियां थोड़ी बदल सकती हैं, आपको काम थोड़े अलग प्रकार के करने को मिल सकते हैं। थोड़ा अकेले टाइम बिताएगा, ज़्यादा ऑफिस गॉसिप का हिस्सा ना ही बने इस महीने तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो वापस घूमकर आपको ही तंग करेगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ पर। बिजनेस, शुक्र का पहला गोचर है, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन लग्नेश है तो इम्पैक्ट तो होगा। कुछ नुकसान दिखता है, कुछ पेमेंट अवरोधित दिखती है। आपको फंड्स चाहिए, लोन चाहिए, उसके लिए ये शुक्र का गोचर अच्छा है। क्योंकि शुक्र सप्तम से सप्तम के स्वामी है, तो बिजनेस पर इम्पैक्ट रहेगा उनका। विपरीत राजयोग बना रहे हैं, कुछ ऐसे काम जो बहुत टाइम से पेंडिंग थे, या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो, या कोई ऐसा नया काम जो आप ट्राई कर रहे थे कि मिल जाए लेकिन नहीं मिल रहा था, वो यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। मंगल का गोचर इंपॉर्टेंट रहेगा। कारण क्या है कि मंगल जो है वो आपके सप्तमेश है, तो उनका लक्ष्मी भाव में जाना बहुत अच्छा है। तो 2 तारीख से ही धन की गति बढ़ेगी। अगला गोचर बुध का होगा, केंद्र में गुरु सूर्य बुध, यानी कि नया काम, नई अपॉर्चुनिटीज, स्थिरता और मेंटल स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। लेकिन यहाँ पे सूर्य ग्रहण पड़ जाएगा 12 तारीख को। जिनका फैमिली बिजनेस है ना, पार्टनरशिप वाला बिजनेस है, वो थोड़ा ध्यान दें। और जिनको अभी बहुत ज़्यादा कोई मानसिक चिंताएं चल रही हैं, वो भी इस तारीख के आसपास कुछ बड़ा निर्णय ना लें, क्योंकि बहुत संभव है कि आप कोई बहुत बड़ा गलत निर्णय ले सकते हैं 12 तारीख के आसपास। सूर्य का गोचर सिंह में होगा, वो आ जाएंगे आपके 11वें घर में। अब क्योंकि सप्तम से त्रिकोण है, ये सरकारी कार्य अवरोधित दिखाता है। कोई सरकारी काम, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम, कोई अथॉरिटी का काम। अब जो बिजनेस करते हैं उनको दुनिया भर की परमिशन चाहिए होती है, यहाँ से परमिशन लो, यहाँ से परमिशन लो। ये चीज़ तो हमारे देश को ना समझनी पड़ेगी कि अगर आप चाहते हैं कि बिजनेसेस बढ़े, तो बहुत सरलता लानी पड़ेगी बिजनेस जो करते हैं उनके लिए। क्योंकि आप कितनी भी बोलने की चीज़ें बदल चुकी हैं, अभी भी बहुत कुछ नहीं बदला है। अभी भी कोई व्यक्ति को बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो उसको बहुत परमिशन चाहिए होती हैं। आई थिंक एक ही पोर्टल पर मिल जानी चाहिए और इजी प्रोसेस होना चाहिए। खैर, वो अलग बात है। बुध सिंह में आ जाएंगे, ये भी ठीक है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती हैं 22 तारीख के आसपास। लेकिन चंद्र ग्रहण लगेगा सप्तम से 11वें में, तो कोई पेमेंट आपकी अटक सकती है महीने के अंत में। मैं तो कहूँगा कोई बहुत बड़ा ट्रांजैक्शनल कार्य महीने के अंत में ना ही करें तो अच्छा। विशेष प्रेडिक्शन, कुछ बड़ा काम, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत डर रहेगा ये महीना ना। मैंने कहा ना, जिनको ऑलरेडी कोई मानसिक प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, वो थोड़ा सा बच के रहें, शांति बनाकर रखें और ग्रेटिट्यूड रखें कि जितना है उतना काफ़ी है। कई रुके हुए कार्य इस महीने बनेंगे। बस एक ही चीज़ दिख रही है कि आपकी जो प्लानिंग है और आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें बहुत दूरियां हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा ब्रिजअप कर लीजिए, वरना तो ये टाइम आपका कोई बहुत कष्टकारी नहीं दिख रहा। बस अपने थॉट प्रोसेस पर कंट्रोल और खर्चे थोड़े नियंत्रित रखिएगा बिजनेस में, क्योंकि इस महीने खर्चे थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं। फिक्स कॉस्ट तो होती है भैया, जो वर्क
वर्क जो लोग काम करते हैं उनके लिए जानी है, बिजली का खर्चा। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है और भी बहुत ऐसे खर्चे हैं जिनको आप कट कर सकते हैं। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इनकम, इनकम के लिए महीना ठीक है, बुरा नहीं है, अवरोधित प्रकार से आएगी इनकम, लेकिन पैसा आएगा। आपके धनेश ही लक्ष्मी स्थान में मंगल आ जाएंगे 2 तारीख को, तो पैसा तो आएगा। इन्वेस्टमेंट, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन थोड़ा सा बच के रहिएगा, नुकसान हो सकता है। खर्चों की अगर हम बात करें, इस महीने ना फालतू के खर्चे बहुत होने वाले हैं, तो शुरू से ही एक माइंडसेट लेके चलना कि फालतू के खर्चे नहीं करने। जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, नीड है, नॉट डिज़ायर। डू नॉट, अगेन जब मैं खर्चों की बात करता हूँ तो उनके लिए करता हूँ जिनके पास लिमिटेड सोर्सेस है। भैया आपके पास बहुत पैसा है, खुला खर्च करिए, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है। कई लोग पैदा ही ऐसे खानदान में होते हैं, ऐसे परिवार में होते हैं, पैसा बहुत, तो आपका प्रारब्ध है, एंजॉय दैट। उसमें कोई आपको ये नहीं है कि आपको फिक्र करनी है, वो आपका प्रारब्ध है, एंजॉय कीजिए। पर अगर आपके सोर्सेस लिमिटेड हैं, आपको पता है भाई इतनी सैलरी है मेरी, इतना मेरे पे ईएमआई चल रहा है, इतना परिवार में देना है, इतने बच्चों की फीस है, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दिस मंथ। फालतू के खर्चे पूरे अवॉइड कीजिए। धार्मिक चीज़ों पर खर्चे दिख रहे हैं, यात्राएं बहुत दिख रही हैं इस महीने, वाहन खराब होता हुआ दिख रहा है, उस पर वाहन हो गया, कोई बहुत महंगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब होता हुआ दिख रहा है। मे बी आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं अपने जीवन में, उस पर खर्चा होगा। कम्युनिकेशन की चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा, घर में पेट्स हैं तो उन पर बहुत खर्चा होगा। और मेडिकल एक्सपेंसेस भी थोड़े से दिख रहे हैं, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस हैं, बट हड़बड़ी में और डेस्परेशन में कुछ मत करिएगा। नए रिलेशनशिप के भी चांसेस हैं इस महीने, बल्कि सडनली एक गति आ सकती है उस एरिया में। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, पंचमेश हो चुके हैं वक्री, यानी कि अब हर कदम रखना है फूक फूक के, क्योंकि पंचम से दूसरे में है वाणी पर नियंत्रण, कुछ भी फालतू को मत बोलिएगा। पंचम में ऑलरेडी राहु है तो ट्रस्ट इश्यूज होते ही हैं, तो ये महीना, और रही सही कसर शुक्र महाराज पूरी कर देंगे, नीच की अवस्था में 12वें घर में चले जाएंगे। और वक्री शनि से दृष्टि है, यानी कि लैक ऑफ डिजायर्स। कभी कभी होता है कि अपना पार्टनर पसंद ही नहीं आता। कई बार होता है कि कुछ ऐसे दिन जाते हैं, एक व्यक्ति सोचता है कि मेरे को इसमें क्या दिखा कि मैं इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आ गया। ऐसा जो लोग रिलेशनशिप में रहे होंगे उनके साथ कभी कभी ऐसा होता है, नेचुरल है, क्योंकि ये ग्रहों का प्रभाव होता है। तो इस महीने भी लैक ऑफ डिजायर, लैक ऑफ इंटीमेसी विल अफेक्ट। अगला गोचर मंगल का होगा, पंचम से पंचम में मंगल का आना थोड़ा एग्रेशन दिखाता है, इनडायरेक्टली में भी कुछ लोगों के कारण आपके बीच में एग्रेशन आ जाए। अगला गोचर बुध का होगा और बुध आपके 10वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन पंचम से छठे में 3 ग्रह आ गए, यानी कि थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा बहस बढ़ेगी। अमावस्या योग भी और सूर्य ग्रहण भी यहीं पर लग रहा है 12 तारीख को। अगेन पंचम से छठे में सब कुछ हो रहा है, यानी कि फ्रस्ट्रेशन एंड क्लैशेस विल इंक्रीज। इसके बाद सूर्य भी 11वें घर में आकर सप्तम को देखेंगे। अब पंचम से सप्तम में सूर्य केतु, यानी कि जिनका रिलेशनशिप का आधार सही नहीं है, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, दे विल स्ट्रगल आफ्टर दिस डेट। 22 अगस्त को बुध थोड़ा सा आकर सुधारेंगे स्थिति को, क्योंकि नवमेश है तो थोड़ा सा मैच्योरिटी आती है। लेकिन महीने के अंत में 28 तारीख को चंद्र ग्रहण पंचम में ही लग रहा है। वेरी इमोशनली वॉलेटाइल, वल्नरेबल, अस्थिर, अनिश्चित, असामान्य समय रहेगा। जितना हो सके महीने के अंत को बहुत आराम से निकाल लें। इमोशनल डिस्टर्बेंस इतनी दिख रही है ना कि आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। विशेष प्रेडिक्शन, जितना जरूरी है उतना बोलिए इस महीने, ज्यादा मत बोलिएगा। बहुत डिपेंडेंट मत हो जाइए अपने पार्टनर पे, ये आज के लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि रिलेशनशिप में दे गेट डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन,
किसी भी कोई भी रिलेशनशिप अगर आपको आपके व्यक्तित्व को भुलाने पर मजबूर कर रहा है ना, रिलेशनशिप इज नॉट गुड फॉर यू. यू शुड ग्रो एज अ पर्सन, यू शुड इम्प्रूव एज अ पर्सन, यू शुड नॉट लिमिट योर सेल्फ. अगर आपका पार्टनर आपको लिमिट कर रहा है देन देर इज समथिंग रॉन्ग विद योर पार्टनर. तो अभी दिख रहा है कि आपकी डिपेंडेंसी इमोशनल लेवल पर बहुत हो चुकी है. यही आगे चलकर आपको तंग करेगी. यात्राओं के अगर योग बन तो रहे हैं, करेंगे तो अच्छा रहेगा. ओवर पोजेसिवनेस दोनों ही जगह से गलत होगी, तो थोड़ा ओवर पोजेसिवनेस भी कम करें. इमोशनल एनर्जी बहुत है इस महीने, इसलिए उस पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा है. वैवाहिक जीवन, पहला गोचर शुक्र का है, कारक है और वक्री शनि से दृष्ट है. तो मतभेद से लेकर डिजायर या लेस डिजायरेबल, अपने आप कभी कभी होता है कि इंटीमेसी नहीं रहती या आकर्षण नहीं रहता अपने पार्टनर के प्रति, तो वैसा ही दिख रहा है. पहला उसके बाद गोचर होगा मंगल का. ये अच्छा है क्योंकि मंगल दोष समाप्त हो जाएगा और मंगल सप्तमेश भी है, तो थोड़ी स्थिति बदलेगी 2 अगस्त से. 5 अगस्त को बुध भी 10वें घर में आ जाएंगे, ये भी अच्छा है. केंद्र में आ रहे हैं तो थोड़ा मेंटल स्थिरता आएगी. लेकिन यहीं पे जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा ये बताता है कि 12 तारीख के आसपास इमोशनल ब्रेकडाउन और इन लॉस, इनके कारण दिक्कत आ सकती है. सूर्य सिंह में आ जाएंगे आपके 11वें भाव में. ये क्या अंकित करता है? सप्तम से त्रिकोण, यानी कि ईगो क्लैशेस. और बुध भी यहीं पे आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी है तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन. तो आई थिंक 12 तारीख से थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ेगी. महीने के अंत में चंद्र ग्रहण पंचम में लग रहा है जो वैचारिक मतभेद दिखा रहा है. तो आई थिंक शुरुआती भाग यानी कि 2 तारीख से थोड़ा बेटरमेंट होगा, लेकिन 12 तारीख के बाद से मैरिड लाइफ में पुनः प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी. विशेष प्रेडिक्शन, डू नॉट गो फॉर स्पार्क्स, की ना चीज़ें अच्छी ही होनी चाहिए. जैसा चल रहा है उसको पहले सुधारिए, बल्कि सुधारने से पहले उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कीजिए. लोग ना कई बार मैरिड लाइफ में मैं देखता हूँ वो अच्छे के वेटिंग में कि ना पैसा आएगा तो स्विट्जरलैंड जाएंगे दोनों पति पत्नी, बहुत अच्छा रहेगा. पैसा आएगा तो कहीं यूरोप जाएंगे या यूएसए जाएंगे, कनाडा जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे. अरे भैया आएगा तो आएगा, बनेगा तो बनेगा. अपने आपने एक जीवन साथी चुना है जीवन में साथ चलने के लिए, तो उस व्यक्ति के साथ हर जो लम्हा है उसको जीने की कोशिश कीजिए. ये लोग बहुत प्रॉब्लम, स्पेशली आफ्टर सोशल मीडिया, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि दे आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग. उनके पड़ोसी चले गए घूमने तो उनको लगता है उनका विवाह खराब हो गया. उनके कजन चले गए, भाई बहन चले गए तो उनको लगता है उनका वैवाहिक जीवन तो एकदम तहस नहस हो गया. ये सोशल मीडिया जितना लव लाइफ और मैरिड लाइफ को खराब करता है ना आज की डेट में, उतना कोई और चीज़ नहीं करती, क्योंकि लोग कंपैरिजन बहुत करते हैं. ये महीना फुल ऑफ कंपैरिजंस है. ऐसा भी प्रतीत तो होता है कि ना आप एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं. व्यवस्था कीजिए कि एक दूसरे को टाइम दे. जो पुराना बैगेज है चीज़ों का, अभी 2 साल पहले लड़ाई हुई थी, 6 महीने पहले हुई थी, उसको भूल जाइए. वैसे भूलते नहीं है, पति पत्नी दोनों ही अपने आर्मर में रखते हैं कि तुमने 6 महीने पहले ये कहा था, तुमने मेरी फैमिली को ये कहा था, अब तुम ये कह रहे हो. तो वो तो दोनों के साइड से, खैर जो पति पत्नी लड़ते नहीं है खैर उनमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है. जो जहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाँ हफ्ते में 2 हफ्ते में 1-2 लड़ाइयाँ होगी, सामान्य है. हाँ ये भी नहीं कि रोज़ ही लड़ाइयाँ हो रही, लेकिन हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 महीने में छोटी मोटी नोकझोंक हो ही जानी चाहिए. अदरवाइज लगता नहीं कि विवाह चल रहा है. रिलैक्स रहिएगा. इग्नोरेंस इज ब्लिस, हर जगह नहीं लेकिन कभी कभी. तो ये महीना ऐसा है जहाँ पे ना थोड़ा इग्नोर भी करना सीखे. चलो कुछ कह दिया, उस पर रिएक्ट करने की जगह थोड़ा इग्नोर कर दीजिए. स्टूडेंट्स, एग्जाम्स, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं लेकिन थोड़ा हेजिटेंट रहेंगे आप, या अपने डाउट्स ढंग से क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसके लिए दिक्कत हो सकती है. तो अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा. ये मत सोचिएगा कि ये नहीं आएगा, ये आवश्यक नहीं है. तो कोई भी डाउट है उसको क्लियर करिएगा. बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं. अंतिम 10 दिन में आपको बहुत जल्दबाजी रहेगी और अपने काम खुद खराब करेंगे. शुक्र का गोचर पहला होगा, लग्नेश है 12वें घर में, तो थोड़ा तबीयत खराब हो सकती है शुरुआती भाग से ही, उसका प्रभाव पड़ता है सेहत पर. अगला गोचर जो है वो सॉरी,
अगला गोचर है वो मंगल का होगा, मंगल नवम भाव में आ जाएंगे, ठीक है, पंचम से पंचम में मंगल का आना श्रेष्ठ होता है। बुध का गोचर भी होगा 5 तारीख को, बुध बुधादित्य योग बनाएंगे। बुध की स्थिति जुलाई के मुकाबले बहुत अच्छी है, तो चीज़ें ठीक होंगी। अमावस्या योग और सूर्य ग्रहण बढ़ेगा 10वें घर में, पंचम से छठे में, थोड़ी स्थिरता आएगी वर्क मैनेजमेंट को लेकर, यानी कि आप ढंग से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे 12 तारीख के आसपास, उस पर ध्यान दीजिए। सूर्य का 11वें घर में जाना 17 तारीख को बहुत अच्छा है। बुध भी सिंह में आ जाएंगे 22 तारीख को, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण पंचम में, ये जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि महीने के अंतिम भाग में फोकस नहीं रहेगा, बहुत जल्दबाजी, बहुत इम्पल्सिवनेस दिख रही है। विशेष प्रेडिक्शन, अपने अधूरे कार्य पूर्ण कर लीजिए। थोड़ा सेल्फ डिस्कवरी का महीना है, जहाँ पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए। ये कैसा महीना भी है जहाँ पर बहुत चेंजेस आएंगे, तो अगर आप उनको नहीं समझ पाए, नहीं समा पाए, नहीं ठीक कर पाए, तो दिक्कत आ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जल्दबाजी नहीं दिखानी, स्पेशली महीने के अंतिम भाग में। ऐसा लगता है कि आपको चेंज बहुत लेवल पर लाना पड़ेगा, लेकिन अभी आप चेंजेस से डर रहे हैं, बच रहे हैं। चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो जो व्यक्ति बदलता नहीं है, प्रकृति उसको पीछे छोड़ देती है। इस चीज पर विचार कीजिए। सेहत, हेल्थ, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस महीने हार्मोनल प्रॉब्लम, डेंटल इश्यूज, नेत्र विकार, गले के रोग, ENT प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में दर्द, इन्फ्लामेशन, ये ज़्यादा तंग करेगा। शुरुआती 10 दिन आँखों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, ENT, सर के रोग, शिरो रोग, किसी को कोई मानसिक प्रॉब्लम है उनको दिक्कत बढ़ेगी। बीच के 10 दिन में स्किन डिसऑर्डर, पुनः शिरो रोग, मस्तिष्क के रोग, नसों की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द। अंतिम 10 दिन में स्किन की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, सांसों की प्रॉब्लम, नेत्र विकार और कॉन्स्टिपेशन आदि तंग करेगा। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा जी के मंदिर में माता को चुनरी अर्पण करनी है, इत्र अर्पण करना है, दक्षिणा अर्पण करनी है, 2 प्रकार की मिठाई, 4 प्रकार के फलों का भोग और एक नारियल अर्पण करना है। ओम दुर्गा यही नमः। दुर्गाय नहीं होता, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ओम दुर्गा यही, ए आई, कई लोग ये गलतियां करते हैं, दुर्गाय बोल देते हैं। दुर्गाय नहीं होता, वो केवल पुलिंग के लिए हो सकता है। शिव है तो शिवाय। दुर्गा स्त्रीलिंग शब्द है, तो वहां पे दुर्गा यही होता है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो ओम दुर्गा यही नमः 108 बार जाप। दुर्गा जी की आरती कपूर के साथ, जिस पर इलायची और अगर हो सके तो थोड़ा सा केसर डाल लीजिएगा। और महादेव का पंचामृत से अभिषेक करिएगा, फिर गंगा जल से अभिषेक करिएगा, बेलपत्र अर्पण कीजिएगा। केसर और अष्टगंध, अष्टगंध में केसर होता है लेकिन यूजुअली नहीं डालते हैं क्योंकि महंगा होता है केसर, तो अष्टगंध पाउडर लीजिए, उसमें थोड़ा सा केसर मिला लीजिए। अच्छी क्वालिटी का अष्टगंध होगा तो होगा, लेकिन अदरवाइज कभी कभी लोग नहीं डालते क्योंकि केसर ऑलरेडी ऑब्वियसली बहुत महंगा होता है। तो अष्टगंध का पाउडर, थोड़ा सा केसर, महादेव का विलेपन कीजिए, घी का दिया अर्पण कीजिए और ओम सर्वेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।